हेलो हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही? ऑडियो वीडियो सब क्लियर? यस, ओके। गुड मॉर्निंग ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? वीकेंड कैसा रहा? कल की छुट्टी कैसी रही? अकाउंट्स की, अकाउंट्स को छुट्टी थी ना कल, तो सीधा 11 बजे आए ना तुम लोग? फिर अच्छा, कॉलेज के लिए, ओके। चलो, तो अपन ने फाइनल अकाउंट, एनटीओ और सिंगल एंट्री ये कंप्लीट कर रखा है। आज अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है और वो है कंपनी अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है और जर्नल एंट्री बेस्ड भी है। तो जिसको जर्नल एंट्री इजी नहीं लगते उसको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर में।
इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं। नवंबर वाला ग्रुप ना, क्वेश्चन का तुमको ये मिल गया क्या? अरे मैं तो कब का देखे रखा हूं। आज मैं सलोनी मैम आएंगे ना तो उनको पूछता हूँ। आपको मतलब ऐसा ये किया हुआ है कि एक वीक में आपको 2 टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब मैंने जब से पढ़ाना चालू किया उसके पहले वाला सिलेबस मतलब मॉड्यूल 1 ऐसा समझ लो पूरा, फाइनल अकाउंट्स छोड़ के, उसमें एक वीक में 2 टॉपिक्स रहेंगे और एवरी वीक के एंड पे मतलब सैटरडे पे उन दोनों टॉपिक्स पे टेस्ट होगा। इस तरीके से है। कुछ चैप्टर्स है जो आपको मॉड्यूल में से, मैं तुमको बताया था कि कौन से मॉड्यूल में से करने, किसके किसके लिए मैं नोट्स दूंगा तुमको। जब तक आपका फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक स्टार्ट होता है तब से पूरा वीक एक ही सब्जेक्ट रहेगा, एक ही चैप्टर रहेगा और उसकी टेस्ट सैटरडे पे होगी। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? उसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। अरे झेप रहा है क्या, क्या बोल रहा हूं? आया ना, नहीं झेप रहा? अभी जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में तूने सब्सिडियरी बुक्स किया और मेरे हिसाब से मैंने बीआरएस रखा हुआ है, तो सब्सिडियरी बुक्स एंड बीआरएस ये चैप्टर है, ठीक है। इस पूरे वीक में आपको सब्सिडियरी बुक्स और बीआरएस के मॉड्यूल के सारे सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। उसकी टेस्ट सैटरडे पे होगी। फिर सेकंड वीक चालू होगा, सेकंड वीक पे 2 और टॉपिक्स होंगे। उसके मान ले फॉर एग्जांपल क्या है, डेप्रिसिएशन है और इन्वेंट्रीज है फॉर एग्जांपल, मेरे को एग्जैक्टली अभी वो सीक्वेंस याद नहीं आ रहा। तो डेप्रिसिएशन के तो क्वेश्चंस में दूंगा, उसके साथ साथ मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी करने के हैं। सैटरडे पे डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्रीज की टेस्ट होगी। ऐसे जब तक आपका मॉड्यूल 1 खत्म नहीं होता, फाइनल अकाउंट्स को छोड़ के मॉड्यूल 1 बाकी के चैप्टर्स खत्म नहीं होते, तब तक आपके 2 टॉपिक्स पर वीक रहेंगे। जैसे ही फाइनल अकाउंट्स चालू होता है, फाइनल अकाउंट्स एक चैप्टर एक वीक में, उसकी टेस्ट सैटरडे में। उसके नेक्स्ट वीक में एनटीओ पूरा मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा, उसका वो क्वेश्चंस पूरे हफ्ते भर में सॉल्व करने के हैं, सैटरडे को उसकी टेस्ट। ऐसा ही तुम्हारा सिंगल एंट्री तब तक अपना कंपनी अकाउंट्स खत्म हो जाता है, फिर आपको कंपनी अकाउंट्स की क्वेश्चंस दूंगा, वो सॉल्व करने के हैं, उसकी टेस्ट कंपनी अकाउंट्स की सैटरडे के दिन रहेगी। ऐसा मतलब एवरी सैटरडे अभी इस हफ्ते से तुम्हारा टेस्ट चालू हो गया अकाउंट्स का, ठीक है। अभी समझा? हाँ। तो स्टार्ट आज से तुम कर दो सब्सिडियरी बुक्स और बीआरएस के क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं सलोनी मैम से बात करके तुमको उसका पीडीएफ शेयर करवाता हूं, जो मैंने उनको बनवा के दिया था, जो आपका रिवीजन का शेड्यूल रहेगा, ठीक है। ओके अभी, और क्वेश्चन बैंक आपको उसी के हिसाब से मिलते जाएंगे। पहले दे दूंगा ना तो तुम बाकी के चैप्टर छोड़ के वही क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो जिस वीक में जो चैप्टर रहेगा, जिसका पीडीएफ मैं तुमको शेयर करने वाला हूँ ग्रुप पे, वो पीडीएफ आ जाएगा तुमको, ओके। इसका मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। सब लोग अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर दो। ये सिर्फ अपना फर्स्ट टॉपिक है, इशू एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स वाला। एक मिनट मॉड्यूल दिखा सकते हो, मॉड्यूल 2। बेटा मॉड्यूल 2 सेकेंड मॉड्यूल आया कोई? अच्छा, ये जो इसमें ये कवर्ड है, इसमें मुझे लगा कि ऊपर वाले चैप्टर्स कवर्ड है और ये वाले नेक्स्ट मॉड्यूल में। चैप्टर 11 इशू ऑफ डिवेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ओके। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको 5 यूनिट्स कवर करने हैं, 6 यूनिट्स। एक तो इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स है, फीचर्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सुनना, अभी अपन ये जो फर्स्ट टॉपिक है ना, ये पूरा थियोरेटिकल है। मॉड्यूल 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है, मतलब कंपनी अकाउंट्स का जो फर्स्ट यूनिट है, वो पूरा थियोरेटिकल है। अपन उस यूनिट को एकदम बाद में कवर करेंगे, पहले सारे न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। मतलब यूनिट 2 से लेके यूनिट 6 तक पहले कवर होगा और बाद में अपन यूनिट 1 पे जाएंगे, ठीक है। कंपनीज एक्ट आपको फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं होगा, है
मतलब फीचर्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये टॉपिक तुम्हारा हो चुका है, तो बस वही यूनिट 1 में है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूं उसको, लेकिन वो कब होगा फिर, एकदम लास्ट में होगा। मेकिंग ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और इस सब पे मतलब अपन एक लेक्चर पूरा डेडिकेट कर सकते हैं उसके लिए, फिर यूनिट 1 के लिए, ठीक है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि टाइप्स ऑफ कंपनीज, फीचर्स ऑफ कंपनीज लॉ में तुम ऑलरेडी कवर कर चुके हो या करने वाले रहोगे, ठीक है ना। तो वही थियोरेटिकल पार्ट तुमको वापस यहाँ पे है। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थियोरेटिकल पार्ट होगा वो अपन इस यूनिट का एकदम लास्ट में करेंगे। अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका यूनिट 2, जिसका मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपनी वगैरह समझा दूंगा क्या है, उससे स्टार्ट करेंगे और इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के इस टॉपिक पे अपन चलने वाले हैं आज, ठीक है। मैं वापिस बोल रहा हूं, आप में से कितने स्टूडेंट्स थे ऐसे जो 12th में इशू ऑफ शेयर्स वाले टॉपिक को करके गए थे, एग्जाम में अटेम्प्ट किया हुआ है, इसको एग्जाम में अटेम्प्ट किया हुआ है? ओके, वेरी गुड। मतलब मेजोरिटी ऑफ द क्लास को इशू ऑफ शेयर्स के बारे में थोड़ा नॉलेज है, ठीक है ना। भूलना पड़ेगा, हाँ भूलना पड़ेगा, क्योंकि सबको साथ में लेके चलने का है, तो आपको ऐसे लगेगा कि पहला दूसरा लेक्चर क्या हो रहा है, ये एकदम बोरिंग हो रहा है, आया ना। फिर आप बोलोगे कि सर बहुत बोरिंग पढ़ा रहे या स्लो पढ़ा रहे, आया ना। हाँ, तो मैं वो ऐसा नहीं चाहता, तो भूलना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने तुमको फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे बोला था, आया ना। हाँ, पूरा भूल गए बहुत अच्छी बात है, अगर पूरा 11th 12th भूल गए रहोगे तुम लोग तो ये तो आइडिया है तुमको कि चैप्टर अपना जर्नल एंट्री बेस्ड है, आया ना। हाँ, सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर तुम्हारा जर्नल एंट्री बेस्ड नहीं है, तुम्हारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सारे टॉपिक्स जर्नल एंट्री बेस्ड है। ये सारे टॉपिक्स क्या है, जर्नल एंट्री बेस्ड। जर्नल एंट्री एक बार समझ ली, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में अपने को वो रिपीट वर्क करना है जर्नल एंट्रीज का। इतना आइडिया तुमको भी होगा इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर को पढ़ के, जो तुमने 12th में पढ़ा है, आया ना। हाँ, तो चैप्टर है जर्नल एंट्री बेस्ड है, और जर्नल एंट्री जो है वो रिपीट वर्क पे होने वाली, अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैलकुलेशंस पे ज्यादा जोर देंगे, इस पे कैलकुलेशंस, क्योंकि एंट्रीज पास करना आपके लिए डिफिकल्ट काम नहीं होगा। आप जिनको नहीं समझ में आ रहा, मतलब जिन्होंने ऑप्शन में छोड़ा था, उनके लिए भी बोल रहा हूं कि अपन जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, मैं अलग अलग क्वेश्चंस लूंगा, अलग अलग एग्जांपल्स लूंगा, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे, आपको ऐसे लगेगा अरे क्या है ये जर्नल एंट्री तो वही वही रिपीट हुई है, लेकिन जो रिपीट नहीं हो रहा है वो है उसके नंबर्स, और वो नंबर्स आएंगे कैलकुलेशन से, और वो कैलकुलेशन मतलब एक टाइप का हिसाब है, और उस हिसाब को आपको समझने की जरूरत है। जर्नल एंट्री रट तो लोगे, जर्नल एंट्री रट तो लोगे, उस नंबर्स को थोड़ी ना रटोगे, नंबर्स वही आने वाले जरूरी थोड़ी ना है, आया ना। हाँ, डेटा अलग होगा क्वेश्चन, तो उसके एंट्री सेम रहने वाले, लेकिन उस डेटा में जो नंबर्स दिए उसके हिसाब से अपने कैलकुलेशंस होंगे, और कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट है जिसको तुम रट नहीं सकते, आपको उसको समझ के लेना होगा। तो मैं वापस बता रहा हूं, जो जर्नल एंट्री के चैप्टर को रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी तरीका तुम फॉलो करते थे जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करने के लिए, जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो तरीका अपने को यहाँ पे नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस, इंपॉर्टेंट क्या है, कैलकुलेशंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा थियोरेटिकल ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को सिर्फ कंपनी मतलब सीधा इश्यू ऑफ शेयर से चालू नहीं करेंगे, अपने को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू कंपनी, और यही हेडिंग आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कंपनी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कंपनी मतलब क्या? मेरे को डेफिनेशन नहीं चाहिए कंपनी का, मेरे को डेफिनेशन नहीं चाहिए कंपनी का। क्या मैं ये बोल सकता हूं कंपनी जो है ये एक टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? क्या मैं ये बोल सकता हूं कंपनी एक टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? मतलब अगर मेरे को बिजनेस करना है तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में बिजनेस कर सकता हूं, अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं पार्टनरशिप के फॉर्म में बिजनेस कर सकता हूं, अगर मेरे को बिजनेस करना है तो मैं मान ले मेरे को कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करनी है और मेरे को प्रॉफिट नहीं कमाना है तो मैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में बिजनेस कर सकता हूं। हाँ, उसी तरीके से मैं एक कंपनी के फॉर्म में भी बिजनेस कर सकता हूं, मैं एक कंपनी के फॉर्म में भी बिजनेस कर सकता हूं। अगर मुझे कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करना है, सुनना, सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में बिजनेस करना है तो ज्यादा ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं है उसमें, एक बोर्ड लगा दिया, शटर ओपन कर दिया, मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चालू। समझ रहा है क्या? मेरे को ज्यादा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सेम पार्टनरशिप के केस में सिर्फ एक पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट बना दिया, बोर्ड लगा दिया, शटर ओपन कर दिया, मेरा बिजनेस चालू। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ऐसा नहीं होता।
कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होता। कंपनी को अगर कंपनी के फॉर्म में अगर अपने को बिजनेस करना है ना, तो अपने को पहले कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है। कंपनीज एक्ट के अंदर क्या करना होता है? सबसे पहले क्या तुम्हारा कंपनीज एक्ट हो चुका है, चल रहा है? बेसिक बेसिक वाला पार्ट अच्छा हो चुका है, हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो इतना तो हमको पता होगा कि अगर कोई भी कंपनी के फॉर्म में अपने को बिजनेस करना है तो कंपनी के फॉर्म में ऐसे ही बिजनेस नहीं कर सकते, अपने को कंपनी को रजिस्टर करवाना होता है। कंपनी को क्या करवाना होता है? रजिस्टर। ये रजिस्ट्रेशन अपने को कौन से एक्ट के थ्रू मिलता है? कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू मिलता है। तो एवरी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 जो होगा वो क्या कहलाएगा? कंपनी। और एक बार रजिस्ट्रेशन मिल गया, एक बार तुमको रजिस्ट्रेशन मिल गया तो आपके कंपनी का एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी आ जाता है सामने। क्या एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होल्ड करता है कंपनी? हाँ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद। हाँ, हाँ, तो आप नहीं बोल रहे थे आप। तो रजिस्ट्रेशन एक बार ले लिया तो कंपनी फॉर्म हो गई। कंपनी फॉर्म हो गया मतलब मैं ये बोल सकता हूं कंपनी इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड एंड फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। रजिस्टर्ड एंड फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बस मेरे को अकाउंट्स में इतने की जरूरत है और ज्यादा नहीं। अपने को लॉ में बाकी का इन डिटेल उसका डेफिनेशन दो, ये दो। यहाँ पे अपने को डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरा मेरा जो पॉइंट है, दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो क्या है? फीचर्स ऑफ कंपनी। अभी एक एक करके जो जो तुमको फीचर्स बताए, जैसे पहला मैंने बोल दिया सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है उसका। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है उसका। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मतलब क्या? मैं बिजनेस के नाम पे, क्या मैं बिजनेस के नाम पे कुछ भी परचेज कर सकता हूं? बिजनेस के नाम पे कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूं? बिजनेस के नाम पे कोई भी एग्रीमेंट कर सकता हूं? ये सोल प्रोप्राइटरशिप के पास नहीं होता फीचर। ये फीचर सोल प्रोप्राइटरशिप के पास नहीं होता। अगर प्रोप्राइटरशिप के इसमें अगर कोई भी एग्रीमेंट करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन करना है ना, वो ओनर के नाम से होता है। वो किसके नाम से होता है? ओनर के नाम से। कंपनी में वैसा नहीं है। कंपनी में बोला कि इसका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, वो आया ही लॉ के थ्रू है। तो लॉ के थ्रू आया है तो इसके पास अपना एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। वो अपना पैन होल्ड कर सकता है। पैन पता है तुमको? पैन सबका पैन होगा यहाँ पे, हाँ या ना? हाँ, क्या है पैन का फुल फॉर्म? परमानेंट अकाउंट नंबर। है ना? सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई पैन नहीं होता। उसका पैन उसके ओनर का पैन होता है। उस बिजनेस की पहचान इनकम टैक्स के आइज में ओनर का पैन होता है, प्रोप्राइटर का पैन होता है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के नाम से नहीं होता, वो प्रोप्राइटर के नाम से होता है उसके पैन के अंदर। लेकिन कंपनी अपना पैन होल्ड कर सकती है। कंपनी अपना पैन होल्ड कर सकती है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन होने के बाद इमीडिएटली तुमको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है ना, उसके साथ उसका पैन नंबर भी आ जाता है। उसके साथ उसका क्या आ जाता है? पैन नंबर भी आ जाता है। मतलब इसका एक अपना पहचान है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, और आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना, ये इसी के नाम से फाइल किया जाएगा, किसी ओनर के नाम से फाइल नहीं किया जाता। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। दूसरा, और बोलो मेरे को फीचर्स बोलो और थोड़े। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। वेरी गुड। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स मतलब क्या? जो भी उसके मेंबर्स होंगे, जो भी उसके शेयर होल्डर्स होंगे, उसकी लाइबिलिटी, उनकी लाइबिलिटी क्या होने वाली है? लिमिटेड होगी। लिमिटेड होने वाली है, अनलिमिटेड नहीं। अनलिमिटेड सोल प्रोप्राइटरशिप की होती है, पार्टनरशिप की होती है। यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड, मतलब इन्होंने जितना शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उनकी लाइबिलिटी उतनी है। अगर मान ले कंपनी लॉस में जाती है, बंद होने के लिए जाती है, तो कंपनी और अपने शेयर होल्डर से पैसा नहीं मंगा सकती, उतना ज मंगा सकती है जितना उनको उनके शेयर्स के ऊपर से आना बाकी। मतलब मान ले मैंने 10 रुपए का एक शेयर तुमको बेचा है, ऐसे तुम सबके पास 1000 शेयर है, तो कैपिटल कितना हो गया? 10,000। तुमने अभी तक 8,000 रुपए दिए, या मैंने अभी तक 8,000 मंगाए तुमसे। इसका मतलब अभी अगर मान ले कंपनी को और पैसे की जरूरत है, या कंपनी बंद होने पे जा रही है और उसके उसके लाइबिलिटी को पे करना है, तो फिर मैं तुमसे कितना मंगा सकता हूं? ऊपर के खाली 2,000। इसका मतलब क्या हो गया? तुम्हारा लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। तुम्हारा लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। बाकी टाइप्स ऑफ कंपनी के साथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी वगैरह भी होती है, लेकिन वो लॉ का पार्ट है, वो अपन उसमें नहीं जाएंगे। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर व्हाट इज व्हाट? लिमिटेड। आया ना? नेक्स्ट और बोल सकते हैं कोई? परपेचुअल सक्सेशन। वेरी गुड। इसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड। कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा, मेंबर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी वैसी की वैसी वही के वहीं पे रहेगी। हाँ या ना? हाँ, इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर मान ले प्रोप्राइटर मर गया, बिजनेस बंद, मतलब बिजनेस बंद हो गया। हाँ, अगर मान ले उसका बेटा या उसका भाई या उसके पापा अगर मान ले वो बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं ना, लेकिन उसका ओनरशिप अपने को चेंज करना पड़ेगा। उसका ओनरशिप अपने को क्या करना पड़ेगा? चेंज। पार्टनरशिप में भी वैसे ही, सारे पार्टनर्स चले गए, बिजनेस अपने को डिसॉल्व करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा यहाँ पे। समझ रहे हो? हाँ। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं। अगर मान ले सारे के सारे मेंबर्स एक बस में बैठ के किधर जा रहे थे और बस खाई में गिर गई, सब मेंबर्स चले गए, कंपनी रहेगा। क्यों? क्योंकि इट इज फॉर्म्ड
अंडर कंपनीज एक्ट 2013। उसका एग्जिस्टेंस कंपनीज एक्ट के वजह से है, उसके ओनर्स की वजह से। तो अगर वो फॉर्म हो रही है कंपनीज एक्ट की वजह से, तो अगर उस कंपनी को बंद भी करना होगा ना, तो एज पर कंपनीज एक्ट ही तुमको बंद करना होगा। एज पर कंपनीज एक्ट ही तुमको क्या करना होगा, बंद करना होगा। तो एक परपेचुअल सक्सेशन मतलब एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो गया, एक लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स हो गया, एक परपेचुअल सक्सेशन हो गया, और बोल सकते हो थोड़ा? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वही हो गया, लॉ के थ्रू आया हुआ है वो, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। और लीगल पर्सन है क्यों? क्योंकि लॉ के थ्रू ही आया हुआ है, रजिस्टर्ड एंड फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट है। और वेरी गुड, कॉमन सील है, इसके पास अपना एक सिग्नेचर है। हाँ, कंपनी के पास अपना एक सिग्नेचर है, ठीक है। अभी एक और बाकी फीचर्स, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, तुमको सारे फीचर्स बताए, लेकिन एक अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं तुमको फीचर बोलूं, तो कंपनी के पास एक ऐसा फीचर होता है कि वो पब्लिक के पास जाके पैसा रेज कर सकती है। पब्लिक के पास जाके पैसा रेज कर सकती है, फंड्स रेज कर सकती है बिजनेस करने के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप के पास ये फीचर नहीं है, पार्टनरशिप के पास ये फीचर नहीं है, एनटीओ के पास ये फीचर नहीं है, लेकिन किसके पास फीचर है? कंपनी के पास। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर एज पर अकाउंट्स, मैं ये बोल सकता हूं कि फंड्स जो है कंपनी के, वो कंपनी रेज कर सकती है, हाँ या ना? हाँ, बाय गोइंग टू पब्लिक। बोल सकती है कि हमको बिजनेस करना है, हमको पैसा दो, हमको बिजनेस करना है, हमको पैसा दो, उसके बदले हाँ ऑब्वियसली वो कोई ना कोई तो एक सिक्योरिटी उनको इशू करेगी। लेकिन पब्लिक के पास जाके कंपनी, अच्छा अभी उसमें भी अभी तुम प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड में मत जाना, प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर सकती, पब्लिक लिमिटेड ही पब्लिक के पास जाके, और वो भी अगर लिस्टेड होगी तो ही पब्लिक के पास जाके वो कर सकती है, मतलब पैसा रेज कर सकती है पब्लिक के थ्रू, आया ना? हाँ, तो मैं यहाँ पे जो भी बात करूंगा ना, वो पब्लिक लिमिटेड पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, क्योंकि अगर मैं प्राइवेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो वो कंपनी शेयर इशू कर ही नहीं सकती पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, है ना? और अगर कर ही नहीं सकती तो फिर आगे अपना पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया फिर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है? इशू ऑफ शेयर, है ना? हाँ, समझ में आ रही है बात? पक्का? हाँ। तो फीचर्स में अपन ने 4-5 फीचर्स देख लिए, जिसमें से अपने को समझ में आ गया कि कंपनी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, किस तरीके से होता है, उसके पास फीचर्स क्या क्या है। बराबर? कोई दिक्कत है इसमें? कंपनी के ना सोर्सेस ऑफ फंड्स की बात कर सकते हो, कंपनी के सोर्सेस ऑफ फंड्स की बात कर सकते हो। मैं ये जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, इसमें कुछ ना कुछ तो लिखाने वाला हूं। आज आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आपको आपके नोटबुक में ही लिखना होगा, कल आपके पास जब इसके नोट्स आ जाएंगे तो उसमें अपन ब्लैंक स्पेसेस फिल करते चलेंगे, ठीक है ना? कंसेप्ट यहाँ पे रखेंगे, कंसेप्ट यहाँ पे से पढ़ेंगे, मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट यहाँ से पढ़ेंगे, मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखा गया है कि ऑलमोस्ट हर एक कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ है, इसमें आ चुका है। अगर मान ले कोई कंसेप्ट नहीं है तो मैं आपको वो मॉड्यूल ओपन करके उसमें से पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 99.99% सारे कंसेप्ट आ चुके हैं इसमें, ठीक है। तो पहला देखा व्हाट इज कंपनी, दूसरा देखा फीचर्स ऑफ कंपनी। मुझे बताओ, अगर मैं फोर्थ पॉइंट की यहां पे बात करूं तो वो है, ये थर्ड पॉइंट आपको एक्चुअली है नहीं, लॉज एप्लीकेबल टू कंपनी, अपने को कंपनीज एक्ट ही पता है, ये पॉइंट अपने को नहीं है, तो मैं इसको कट कर देगा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग अ कंपनी, या कंपनी के फंड्स रेज करने के सोर्सेज क्या क्या है, कंपनी के फंड्स रेज करने के सोर्सेज क्या क्या है? बोलो बोलो। हम्म इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स इशू करके, और लोन लेके, बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, रिलेटेड पार्टी से, रिलेटेड पार्टी वर्ड सुना है? ठीक, एनी अगर नहीं भी सुना होगा तो ऐसा समझ लेना कंपनी के रिलेटेड पार्टीज होते हैं। आपको अगर ये सिलेबस में नहीं होगा तो इंटर के सिलेबस में ऑब्वियसली रिलेटेड पार्टीज के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन होने वाला है तुम्हारा, ठीक है। तो वो अपने रिलेटेड पार्टी से भी क्या कर सकती है? पैसा रेज कर सकती है, लोन उठा सकती है, मतलब है ना? हाँ, तो अगर ये जितने भी सोर्सेस तुम देखो ना, इन सारे सोर्सेस को मैं दो कैटेगरी में बांट सकता हूं। इन सारे सोर्सेस को कितने कैटेगरी में बांट सकता हूं? दो। एक है मेरा कैपिटल और दूसरा है लोन। एक है मेरा कैपिटल और दूसरा है क्या? लोन। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल के थ्रू पैसा रेज करना होगा तो कंपनी को ना शेयर्स इशू करने होंगे। क्या इशू करने होंगे? शेयर्स इशू करने होंगे। कैपिटल के थ्रू अगर कंपनी को पैसा रेज करना है तो फिर कंपनी को क्या इशू करने होंगे? शेयर्स। और ये जो शेयर्स है ना कंपनी के, दो टाइप के शेयर्स होते हैं। कितने टाइप के शेयर्स होते हैं? दो। कौन से? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स।
बराबर। इक्विटी शेयर से पैसा रेज किया तो अपन उसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं, और प्रेफरेंस शेयर से अगर पैसा रेज किया तो अपन इसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं, बराबर। जिन लोगों के पास कंपनी के इक्विटी शेयर है उन लोगों को कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बोला जाता है। जिन लोगों के पास कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है उन लोगों को कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला जाता है, बराबर। हाँ। उसके बाद अगर कंपनी को लोन से पैसा रेज करना है तो कंपनी के पास ऑप्शंस क्या क्या है। कंपनी मान ले लोन ले सकती है फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कंपनी लोन ले सकती है रिलेटेड पार्टी से। कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करा सकती है। कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करा सकती है और उसके अगेंस्ट पैसा रेज कर सकती है। उसके बाद कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक से। डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक से और पैसा रेज कर सकती है। उसके बाद हो सकता है कंपनी बॉन्ड्स इशू कर दे, एक्सेट्रा। और कई सारे और सोर्सेस होंगे फाइनेंस, और कई सारे सोर्स होंगे फाइनेंस। हमको अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ ये दो सोर्सेस को कवर करना है। हमको अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या अकाउंटिंग करने के लिए कंपनी का सिलेबस में हमारे सिर्फ क्या एप्लीकेबल है या क्या है अपने पोर्शन में, शेयर्स और डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर। और इसी की वजह से इसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, मैं ये नहीं बोल सकता सारे टॉपिक्स कवर्ड है, लेकिन आपको जितने इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे अपने को दिए गए हैं। जैसे इशू ऑफ शेयर्स, उसी में कवर कर दिया फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स है, उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, उसके बाद बोनस इशू एंड राइट इशू। इसके अलावा भी और टॉपिक्स होते हैं लेकिन वो टॉपिक्स आपके सिलेबस में कवर्ड नहीं। ठीक है। इस सिलेबस में नए टॉपिक्स जो आए हैं न्यू सिलेबस में, पहले ये सारे आपके सिलेबस में नहीं होते थे। आपके सिलेबस में सिर्फ कवर किया जाता था इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। नवे सिलेबस में तुम्हारे को कवर्ड है यहाँ पे बोनस इशू, राइट इशू आ गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ गया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आ गया। ये पहले नहीं हुआ करते, या शायद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर था, मेरे को याद नहीं, लेकिन 2 से 3 टॉपिक्स, रिडेम्पशन के दोनों टॉपिक्स और बोनस इशू राइट इशू। बोनस इशू राइट इशू बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत से बहुत 2 लेक्चर लगेंगे कंप्लीट करने को, लेकिन बाद बाकी जितने भी इशू ऑफ डिबेंचर्स को भी 2 लेक्चर लगेंगे कंप्लीट करने को। हाँ मोस्ट प्रोबेबली 2, क्योंकि वो इशू ऑफ शेयर्स के जैसा जो उसका अकाउंटिंग है। लेकिन इशू ऑफ शेयर्स, फोर फीचर ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स का ये फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, इसको कंप्लीट करने को अपने को थोड़ा टाइम लग सकता है। मतलब 3-4 लेक्चर, मतलब 2 इधर लगने वाले तो इधर शायद 4-4 लग सकते हैं या 3-3 लग सकते हैं। ठीक है ना। हाँ। ओके। तो मेरा अंदाजा है कि 15 से 18 लेक्चर्स में, 15 से 18 लेक्चर्स के बीच में अपना ये कंपनी अकाउंट्स का पांचों का पांचों टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको है, अच्छा आप ये लिखोगे, लिखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कंपनी, हेडिंग दे दो बुक में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू कंपनी। अभी लिखो सबके सब, मैं वो नहीं अलाउ करता। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लिखोगे नहीं, लेकिन सारे लिखेंगे नहीं ये मैं बोल सकता। ईएससी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, पीएससी मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ईएसएच मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, पीएसएच मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अभी के लिए ऐसा लिख सकते हो, एग्जाम में ऐसा लिखना अलाउड नहीं है तुमको, वहां पे आपको पूरा लिखना हो।
हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज शेयर एंड शेयर कैपिटल। शेयर एंड शेयर कैपिटल, मेरे को बता सकते हो शेयर मतलब क्या? शेयर कैपिटल केस में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा उसको अपन शेयर बोलेंगे, आया ना? उसके बाद शेयर कैपिटल मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज। मैक्सिमम अमाउंट नहीं बोल सकते, लेकिन कंपनी ने शेयर्स को इशू करके जितना भी पैसा रेज किया उसको अपन शेयर कैपिटल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये बोलूं कि कंपनी को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, कंपनी को कितने रुपए की रिक्वायरमेंट थी? 10 लाख, ठीक है। और अभी कंपनी अगर मार्केट में जाके पैसा लेना चाहिए तो किसी एक बंदे के पास जाएगी, ऐसा बोलेगी मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए यार, जो पैसा होगा तेरे पास दे, ऐसा बोल सकती है कंपनी? नहीं। ऐसा बोलेगी भी तो कंपनी को पैसा कोई देगा नहीं। इतना बड़ा अमाउंट है, कोई बंदा, एक ही बंदा पूरा इतना 10 लाख रुपए कंपनी को जो रिक्वायर्ड वो एक ही पर्सन से है, जरूरी नहीं है। हाँ या ना? हाँ। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी बोलती है कि अपन इस 10 लाख रुपए को ना कुछ यूनिट्स में बांट देते हैं, और हर एक यूनिट का ना एक वैल्यू डिसाइड करते हैं, हर एक यूनिट का एक वैल्यू डिसाइड करते हैं। जैसे मान ले उन्होंने बोला कि हर एक यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज, एक यूनिट इज इक्वल टू व्हाट? 100 रुपीज। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना डिसाइड किया? 100 रुपीज। तो अगर मैं इसको 100 रुपीज से डिवाइड करूं तो कितने यूनिट्स बन गए? कितने यूनिट्स बन गए? 1000 यूनिट्स बन गए। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि कंपनी जो है ये 1000 यूनिट्स मार्केट में लेके जाएगी। कंपनी आप लोगों के पास है कि, मतलब मान ले फॉर एग्जांपल कंपनी तेरे पास है, बोले तेरे पास 100 रुपए है, 10,000 यूनिट्स, ठीक है। समझो बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं। तेरे पास है कंपनी पूछी तेरे पास 100 रुपए है, 100 रुपए है, अरे बोलना हाँ या ना है। मालिक बनना चाहेगा, 100 रुपए दे, मालिक बन जा कंपनी। समझ रहे हो? एक यूनिट बेच के कंपनी उसको सीधा ओनरशिप दे रही है उतने यूनिट का, उतने इसका। तो अभी इसकी जेब में जितना पैसा होगा, मालिक बनने की खुशी अलग रहती है भाई कंपनी में, आया ना? हाँ। कंपनी जितना चाहे, मतलब उसके पास जितना पैसा है उतना वो उसके हिसाब से 100 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से उतने यूनिट्स वो परचेज कर लेगा, और उतने यूनिट्स का वो कंपनी में क्या बन जाएगा? मालिक बन जाएगा। उतने यूनिट्स का वो कंपनी में क्या बन जाएगा? मालिक बन जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे अगर तुमको वो तीनों टर्म्स अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये जो 10,000 यूनिट्स बटे हैं इसको बोला जाता है शेयर्स। इसको क्या बोला जाता है? शेयर्स। मतलब दीज आर नॉट 10,000 यूनिट्स, दीज आर कॉल्ड 10,000 शेयर्स, दीज आर कॉल्ड 10,000 शेयर्स। ये जो 100 रुपीज का एक वैल्यू डिसाइड किया एक यूनिट का, इसको बोला जाता है उस यूनिट का क्या? फेस वैल्यू। क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10,000। 10,000 शेयर, 100 रुपए वाला एक शेयर, 100 रुपए वाला एक शेयर, फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपए, 100 रुपए वाला एक शेयर, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 10 लाख। तो ये हो गया कंपनी का शेयर कैपिटल, ये हो गया कंपनी का शेयर कैपिटल। थोड़ा इस तरीके से सोचने की कोशिश कर। अगर मान ले मैं ये तेरे को ये बोलूं कि सोल प्रोप्राइटर अगर बिजनेस में कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो उसको प्रोप्राइटर्स कैपिटल बोला जाता। अरे हाया ना? पार्टनर्स बिजनेस में जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसको पार्टनर्स कैपिटल बोला जाता। उसी तरीके से यहाँ पे मतलब प्रोप्राइटर के केस में ओनर को प्रोप्राइटर बोला गया, पार्टनरशिप के केस में ओनर्स को पार्टनर्स बोला गया, कंपनी के केस में ओनर्स को शेयर होल्डर्स बोला जाता। थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जिसके पास इक्विटी शेयर वो इक्विटी शेयर होल्डर, जिसके पास प्रेफरेंस शेयर से प्रेफरेंस। तो शेयर होल्डर से आया हुआ पैसा, ऑब्वियसली शेयर होल्डर ओनर है, ओनर से आया हुआ पैसा कैपिटल, तो इसलिए शेयर होल्डर से आए हुए पैसे को शेयर कैपिटल बोला गया। क्या बोला गया? शेयर कैपिटल। बात समझ में आ रही है क्या बोला मैंने? पक्का? कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो शेयर्स मतलब जितने शेयर्स लोगों ने परचेस कर रखे। अभी इसको शेयर क्यों बोलते हैं? तो जैसे ही उसने एक शेयर ले लिया तो उसको कंपनी के शेयर मतलब कंपनी के कैपिटल में एक शेयर मिला, कंपनी के ओनरशिप में एक शेयर मिला, कंपनी के प्रॉफिट्स में उसको एक शेयर मिला। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएंगी उसमें से इसके पास जितने भी शेयर है उसके हिसाब से उसको उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उतने शेयर का उतने हिस्से का प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। समझा क्या? अगर मान लिया इसने कंपनी के 100 शेयर परचेस किए, ठीक है, कंपनी के टोटल शेयर्स कितने थे अपने एग्जांपल के हिसाब से? 10,000 शेयर्स थे, उसने कंपनी के 100 शेयर्स परचेस कर लिए। अगर 100 शेयर्स परचेस कर लिए उसने, तो फिर कंपनी ने अगर मान ले 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया इस साल, कितने कितने रुपीस का प्रॉफिट कमाया? 1 लाख का। तो उसको 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, उसमें से कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 80,000 प्रॉफिट क्या कर देंगे? ओनर्स में बांट देंगे। 80,000 प्रॉफिट क्या कर देंगे? ओनर्स में बांट देंगे। तो जो बांटने वाला प्रॉफिट है, जो डिविजिबल प्रॉफिट है 80,000 है, उसमें से इसका हिस्सा कितना होगा? 80,000 इंटू 100 बाई 10,000। समझा क्या बोला मैं? और उसको उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये जिस वे में इसको प्रॉफिट दिया जाता है उसको टेक्निकली बोला जाता है डिविडेंड। क्या बोला जाता है टेक्निकली? डिविडेंड। तो डिविडेंड इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स।
डिविडेंड इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूट। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसको अपन टेक्निकली अकाउंट्स के लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्लियर है बात? पक्का? सिर्फ अकाउंट्स के लैंग्वेज में नहीं, एफएम के लैंग्वेज में भी इसको डिविडेंड बोलते हैं, मतलब कॉमर्स के लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है। इंटर में जाओगे तो एफएम पढ़ोगे तो कई सारे ऐसे चैप्टर्स रहने वाले तुम्हारे पास जहां पे तुम डिविडेंड के बारे में बहुत डिस्कशन करने वाले। ठीक है, तो डिविडेंड मतलब क्या है? डिविडेंड मतलब ये एक प्रॉफिट का शेयर है जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। क्लियर है बात? पक्का? तो अगर अपन अपने नोट्स पे है तो यहां पे बोल दिया कि टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, total share capital of the company is divided into a number of small indivisible units of a fixed amount, and each such unit is called a share and the capital is known as share capital। और ये जो फिक्स्ड अमाउंट यहां पे बोला है इसको बोला गया क्या? फेस वैल्यू। इसको बोला गया क्या? फेस वैल्यू। तो अगर मैं तुमको बोलूं तो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ अ शेयर प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। इज कॉल्ड व्हाट? फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। और इसके अपने दो नाम है, इसको बोला गया नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर और पार वैल्यू ऑफ अ शेयर। और व्हाट? पार वैल्यू ऑफ अ शेयर। जनरली जो यूज किया जाएगा वो कौन सा नाम होगा? फेस वैल्यू। कौन सा नाम होगा? फेस वैल्यू। इसके अपने दो नाम क्या? नॉमिनल वैल्यू और पार वैल्यू ऑफ अ शेयर। ये वो वैल्यू है जो शेयर सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड होती है, ऑन द फेस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट ये प्रिंटेड होता है, इसकी वजह से इसको फेस वैल्यू बोला जाता है। इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू। ये कंपनी डिसाइड करती है कि अपने शेयर का वैल्यू कितना होगा। ये कंपनी डिसाइड करती है कि अपना शेयर का वैल्यू कितना होगा। क्लियर है? तो अगर मैं तेरे को एक एग्जांपल दूं कि मान ले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसके मार्केट में 2 करोड़ शेयर्स है। कितने करोड़ शेयर्स है? 2 करोड़। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक शेयर की वैल्यू ₹10 है, एक शेयर की वैल्यू ₹10 है, तो फिर टोटल उसका कितना पैसा हो गया? 20 करोड़। बोल सकता हूं मैं? हाँ। दिस 2 करोड़ इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेयर्स। This ₹10 is nothing but face value of shares, and this 20 crores is nothing but share capital. This 20 crore is nothing but share capital. क्या बात समझ में आई? और ये 3 टर्म्स हमारे पूरे चैप्टर में एवरी क्वेश्चन में तुमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और टर्म देखने को मिलेगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अभी तक यहां तक क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। कंपनी को अगर कैपिटल से पैसा रेज करना है तो कंपनी को शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, और कंपनी के पास शेयर्स इशू करने के लिए ना 2 ही टाइप के शेयर्स है, एक है इक्विटी शेयर्स और एक है प्रेफरेंस शेयर्स। अभी प्रेफरेंस शेयर्स के अपने टाइप्स हो सकते हैं, अपने को उसमें नहीं जाने। ठीक है, कितने टाइप्स के शेयर्स होंगे? मेजर हेडिंग इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इक्विटी शेयर्स के बारे में बोल देता हूं। इक्विटी शेयर्स बोला गया वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स के पास ऐसा क्या है जो इक्विटी शेयर्स के पास नहीं है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, वेरी गुड। और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब प्रेफरेंस होगा उसको। सुनना, प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बोला गया कि इक्विटी शेयर होल्डर ये भी ओनर है, जिसके पास प्रेफरेंस शेयर, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये भी कंपनी का ओनर। तो कंपनी के पास 2 टाइप के ओनर्स है, 2 टाइप के ओनर्स है। समझ, 2 ओनर नहीं है, 2 टाइप के ओनर्स है। एक को बोला गया इक्विटी शेयर होल्डर, एक को बोला गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो सबसे ज्यादा रिस्क है ना, जो सबसे ज्यादा रिस्क है वो कौन उठाता है? इक्विटी शेयर होल्डर। इसलिए अपन इक्विटी शेयर्स को या इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल ओनर ऑफ द कंपनी बोलते हैं, रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये रियल ओनर्स नहीं होते, ये भी रिस्क उठाते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर इनका रिस्क बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अभी हम अपना सीए, अपना फाउंडेशन का सिलेबस हो गया, इंटर का सिलेबस हो गया, उसमें प्रेफरेंस शेयर्स को ना कैपिटल के फॉर्म में बताते हैं। मतलब जिसके पास भी प्रेफरेंस शेयर्स है उससे जो भी पैसा आया हुआ है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, और उसको कैपिटल का पार्ट बताते हैं, मतलब ओनरशिप का पार्ट बताते हैं। लेकिन जब तुम सीए फाइनल में जाओगे, जब तुम एफआर पढ़ोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ोगे, वहां पे तुम इंड एएस के हिसाब से अकाउंटिंग पढ़ोगे। अभी अपन अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कर रहे हैं। इंटर में भी तुमको जो अकाउंटिंग करनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करनी है, लेकिन फाइनल में तुमको अकाउंटिंग जो सीखनी है वो किसके हिसाब से सीखनी है? इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बोला मैंने? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको शॉर्ट में बोला जाता है इंडेस। और इंडेस स्पेसिफिकली बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ना लायबिलिटी ट्रीट करो कैपिटल में। क्या ट्रीट करो? लायबिलिटी ट्रीट करो कैपिटल में। एनीवेज फाइनल का पार्ट है। अब भी अपन इसको क्या बताने वाले हैं? शेयर कैपिटल, कैपिटल का हिस्सा बताने वाले इसको। हाँ या ना?
एनीवेज, तो अगर मैं प्रेफरेंस, सबसे ज्यादा रिस्क कौन उठा रहा? इक्विटी शेयर। उसके बाद कौन उठा रहा? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कम रिस्क उठा रहा है ना? हाँ। इसके अलावा ये कम रिस्क उठा रहा है, ये कैसे पता चलता है? तो बोला गया जब भी डिविडेंड देने की बारी आएगी, जब भी डिविडेंड देने की बारी आएगी, हाँ, लेकिन पहले कैलकुलेशन करते, पहले कैलकुलेशन समझते डिविडेंड का। इन द सेंस इक्विटी शेयर होल्डर को ना कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। तुम कभी भी देखोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लिखा जाता, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये 8%, 10%, 12% किसको डिनोट करता है? ये 8%, 10%, 12% डिनोट करता है उस रेट ऑफ डिविडेंड को जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलने वाला है। अगर किसी पास कंपनी के 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो उसका मतलब ये है कि इसको एवरी ईयर कंपनी के प्रॉफिट में से 10% का डिविडेंड मिलने वाला है। अगर मान लो उसी सेम कंपनी के किसी शेयर होल्डर के पास 12% प्रेफरेंस शेयर है, तो उसको उस कंपनी के प्रॉफिट में 12% शेयर मिलने वाला है एवरी ईयर। लेकिन यही फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ना इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इक्विटी वालों के लिए डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। सर डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है मतलब? डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है मतलब इनको डिविडेंड मिलने का मतलब कितना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे कितना मिलेगा उसकी गारंटी छोड़, मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी भी गारंटी नहीं। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि बोला गया जब भी कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जब भी कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। उनका जो भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, उनका जो भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, उसके पॉइंट उसको पहले उसका उतना डिविडेंड दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचा, उसमें से वो डिसाइड करेगा कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट देना है और किस रेट पे देना है। तो ऑब्वियसली जो रेट होगा वो तो बचे हुए प्रॉफिट में से डिवाइड होगा, डिसाइड होगा, आया ना? हाँ। तो अगर प्रॉफिट बचा, अच्छा खासा बचा, तो हो सकता है अच्छा खासा डिविडेंड मिल जाए। लेकिन किसी साल प्रॉफिट कम बचा तो फिर कम डिविडेंड मिलेगा, किसी साल प्रॉफिट ही नहीं बचा तो डिविडेंड ही नहीं मिलेगा, तो डिविडेंड ही नहीं मिलेगा। समझा क्या? तो इससे समझ में आता है कि रिस्क कौन ज्यादा उठा रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ज्यादा रिस्क उठा रहा है क्या? नहीं। दूसरा बोला गया जब भी कैपिटल के रीपेमेंट की बारी आएगी, जब भी कैपिटल के रीपेमेंट की बारी कब आएगी? वाइंडिंग अप के टाइम पे। वाइंडिंग अप के टाइम पे जब भी कैपिटल की रीपेमेंट की बारी आएगी, सारे लायबिलिटीज को पे करने के बाद जब भी कैपिटल को पे करने की बारी आएगी, तो पैसा जो भी बचा है वो सबसे पहले एलोकेट होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे करने के लिए। जो भी पैसा लाइबिलिटीज को पे करने के बाद जो भी पैसा बचा, लाइबिलिटीज मतलब अदर लाइबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, बाकी जितने भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है कंपनी की, उतनी पे होने के बाद अभी ऑब्वियसली कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल को रीपेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो सब वो पैसा सबसे पहले यूज होगा टू रीपे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तो वो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल को पे करने। अगर ज्यादा बचा तो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का, अगर कम बचा तो जितना बचा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का, अगर कुछ नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का नुकसान। इससे भी समझ में आता है कि सबसे ज्यादा रिस्क कौन उठा रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर। समझा क्या? हाँ। लेकिन सर अभी इतना अगर वो रिस्क उठा रहा है तो फिर इतना प्रेफरेंस को इतना मतलब कितना बेनिफिट मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? आया ना? हाँ, बेनिफिट नहीं मिल रहा। बेनिफिट किधर? तुम अगर उस लॉजिक से सोचोगे तो हाँ, लेकिन इस लॉजिक से भी तो सोचना कि अगर मान ले कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया, उसको तो उतना मिलने वाला है जितना उसके साथ डिसाइड किया गया। आया ना? फिर सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर। इसके अलावा तुमने थोड़ा शायद पढ़ा होगा कंपनी एक्ट में, मेरे को एग्जैक्टली तुम्हारा कंपनी एक्ट का सिलेबस नहीं मालूम, लेकिन एक वोटिंग राइट्स करके टर्म होता है, वोटिंग राइट्स करके टर्म होता है, और ये वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होते। ये वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होते, ये वोटिंग राइट्स किसके पास होते हैं? इक्विटी शेयर। वोटिंग राइट्स मतलब क्या? वोटिंग राइट्स मतलब क्या? अगर मान ले कंपनी को कोई भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लेना है या कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है जहां पे शेयर होल्डर्स का अपने को, तो उसके टाइम पे शेयर होल्डर्स वोट करते हैं, शेयर होल्डर्स वोट करते हैं, और फिर उस वोट के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं, और ये वोट करने का राइट ही नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब डिसीजन मेकिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर हिस्सा ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? हाँ। अभी ये वोटिंग राइट्स ना, ये वोटिंग राइट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी वोट, ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, और होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स सुना है? सुना है? ओके। ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब क्या? एक शेयर इज इक्वल टू वन वोट, या वन वोट इज इक्वल टू वन शेयर। समझा क्या? हाँ। मतलब अगर तेरे पास 100 शेयर है तो तेरे 100 वोट्स माने जाएंगे, तेरे पास 1000 शेयर है तो तेरे 1000 शेयर माने जाएंगे, तेरे पास 500 शेयर से वोट्स माने जाएंगे, 500 शेयर से तो तेरे 500 वोट्स माने जाएंगे। समझ रहा है क्या? हाँ। लेकिन भैया अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होंगे, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होंगे, तो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से कैसे भी हो सकता है। मतलब 5 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, 10 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, ऐसा कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? दिस वॉज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। मुझे इसके मतलब अभी आगे बढ़ने के लिए इतना नॉलेज तुमको दिया हुआ काफी है, लेकिन जो यहाँ पे तुमको डायग्राम मतलब चार्ट दिख रहा है वो बनाना, और उसके नीचे एक एक पॉइंट्स लिखना। बनाओ ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। फर्स्ट लेक्चर में इतना आलस लेके बैठते तुम लोग, मेरे को ऐसा लग रहा था पता है कि मैं ये नहीं दूं तुमको सारी चीजें लिखवा के, लेकिन नो,
इतना भी नको, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, उसको दो पार्ट में तोड़ो, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लिखना पड़ेगा आपने को, और सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में ही लिखेंगे। हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लिखो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेफर्स टू, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेफर्स टू द शेयर्स, preference share capital refers to the shares, comma, the holder of which, comma, the holder of which, refers to the share, comma, the holder of which has the following preferences, has the following preferences, the holder of which has the following preferences as against the equity shares, the holder of which has the following preferences as against the equity shares. डैश करके नेक्स्ट लाइन पे फर्स्ट पॉइंट, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव dividend at a fixed rate, dividend at a fixed rate out of profits of the company, dividend at a fixed rate out of profits of the company before, out of profits of the company before any dividend is paid to equity shareholders, before any dividend is paid to equity shareholders. रिपीट कर रहा हूं, राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट लाइन पे सेकंड पॉइंट, प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ, प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ, प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, repayment of capital at the time of winding up, at the time of what, winding up, priority in repayment of capital at the time of winding up. थर्ड पॉइंट, अच्छा एक और चीज सुनना, हमने बोला कि हम इक्विटी शेयर्स इशू करके इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेज करेंगे। जिसके पास इक्विटी शेयर्स है वो इक्विटी शेयर होल्डर है, जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बोला गया कंपनीज एक्ट में, बोला गया 2013, क्योंकि इसके पहले वाला जो एक्ट है उसमें ये नहीं बोला गया ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपको एक फिक्स्ड पीरियड के बाद उनको रीपे करना होगा जिनसे तुमने लिया, जिनको तुमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे थे और उनसे प्रेफरेंस शेयर्स के बदले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेज किया था, उन लोगों को उनका पैसा रिटर्न करना होगा एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के बाद। अब ये फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड कंपनी डिसाइड करेगी, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब एक सीलिंग, एक कैपिंग लगा दी कि आप प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड कैपिटल जो आपने रेज किया है वो 20 साल से ज्यादा यूज नहीं कर सकते आपके बिजनेस में। आपको 20 साल के अंदर आप कितना भी पीरियड रखो, आपकी मर्जी, लेकिन 20 साल से ज्यादा नहीं रख सकते, 20 साल से ज्यादा नहीं रख सकते। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये पॉइंट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे वापस आएंगे, ये पॉइंट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे वापस आएंगे। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या, रिडेम्पशन मतलब क्या, बोला गया रीपे, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, रिडेम्पशन मतलब क्या, रीपेमेंट। तो अब देखो एक टॉपिक है कि अपन रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किस तरीके से करेंगे, उस किस तरीके से, इन द सेंस तरीका कुछ भी, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तरीका कंपनी डिसाइड करेगा उसको कैसे रीपे करना है, लेकिन अपने को एज एन अकाउंटिंग उसको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंपनी के, वो देखना है। तो रिडेम्पशन के इसमें अपन देखेंगे तो बोला गया रिडेम्पशन आपको करना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम लिमिट है 20 साल, उसके अंदर आपको जितना रखना है उतना रखो। एक पर्टिकुलर केस में 20 साल से ज्यादा भी अलाउड है, लेकिन वो केस अपन रिडेम्पशन के टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 30 साल तक हो सकता है, लेकिन वो कौन से केस है वो अपन तब देखेंगे, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर्स जिसके पास है ना उसको उसका पैसा वापस नहीं दिया जाता, ऐसा कोई कंपनी एक्ट में ये नहीं।
कि आपको इक्विटी शेयर का पैसा इतने पीरियड के बाद रिपे ही करना पड़ेगा, नहीं। हाँ, अगर किसी इक्विटी शेयर को उसका पैसा वापस चाहिए तो मार्केट में उसके शेयर्स बेच सकता है, कंपनी को नहीं। कंपनी उसके शेयर्स मतलब उसको रिपेमेंट नहीं करेगी। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जो ये ट्रेडिंग होती है ना, तुम जो शेयर्स परचेस सेल वगैरह करते हो, इंट्राडे करते हो, फ्यूचर ऑप्शंस करते हो, ये जो भी करते हो ना, ये सारे इक्विटी शेयर्स होते हैं। ये सारे कौन से शेयर्स होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली तुमको ट्रेडिंग के फॉर्म में किधर भी मिलने नहीं वाले, ऐसे नहीं ट्रेड किए जाते प्रेफरेंस। जिसको इशू करनी है कंपनी डायरेक्टली इशू करती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो ये जो है इक्विटी शेयर्स, उसमें नहीं जाएंगे अपन, वो अपना सिलेबस का पार्ट नहीं, अपने को सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो बोला गया एक और डिफरेंस इसका कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक फिक्स पीरियड के बाद रिपे किया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल रिपे नहीं किया जाएगा। लिखो थर्ड पॉइंट, दे हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी, they have a fixed maturity period, they have a fixed maturity period after which the preference shareholders, they have a fixed maturity period after which the preference shareholders must be paid off, दैट्स इट। इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स में इतना ही लिखना था। इक्विटी शेयर्स में जो आपने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दो ऑर्डिनरी शेयर्स। जब तक कुछ नहीं बोला जाता ये शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, और आपको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स की अकाउंटिंग करनी है, मतलब इक्विटी शेयर्स मतलब भी ऑर्डिनरी शेयर्स। इसका टाइप अलग हो सकता है, वो सिर्फ वोटिंग राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। उसमें लिख दो इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स। यही बोला गया है, इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट लाइन पे लिखो, दे कैरी वोटिंग राइट्स, दे कैरी वोटिंग राइट्स, दे कैरी व्हाट? वोटिंग राइट्स। और वोटिंग राइट्स को अंडरलाइन करके उसको दो पार्ट में ब्रेक करो। वोटिंग राइट्स को अंडरलाइन करो, उसको दो पार्ट में ब्रेक करो। एक है ऑर्डिनरी वोटिंग राइट, सॉरी ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स। डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स। कुछ नहीं, आपको सिर्फ मतलब लिखना है। ऑर्डिनरी शेयर्स के नीचे लिखो वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट, वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट। और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स शेयर्स के नीचे लिखो, कुछ भी हो सकता है, वो पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल के फॉर्म में लिखवा रहा हूं, 5 शेयर इज इक्वल टू वन वोट, 10 शेयर इज इक्वल टू वन वोट, एक्सेट्रा, ऐसे लिख दो। यहां तक कोई दिक्कत तुमको? हमने शेयर्स क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। शेयर्स में इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया, आया ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास लेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल। लेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल, हमको ना 5 लेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल बोले जाएंगे। कितने? 5। एक है आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल, दूसरा है आपका इशूड शेयर कैपिटल, तीसरा है आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, फिर है आपका कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और उसके बाद है आपका पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल। ये पांचों टर्म्स अपने को समझने होंगे, ताकि अगर मान ले एक क्वेश्चन आया आपको 4-5 मार्क के लिए, तो अपन उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सके। अगर नहीं भी आया तो यही बेस लेके अपन इंटर में जाने वाले हैं, जहां पे कंपनीज के रिलेटेड ना अकाउंटिंग के चैप्टर्स की एक सीरीज, और जिसमें ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इस लेयर्स की नॉलेज अपने को लगने वाली। ठीक है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब क्या? ऑथोराइज शेयर कैपिटल को ना रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोला जाता है। जो तूने बोला था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड बाय अ कंपनी, वो होता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अपन कंपनी जब फॉर्म करते हैं, अपन कंपनी को जब रजिस्टर करते हैं, तो कंपनी के ना 2 चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कौन से बोल सकते हो? एमओए एंड ए। एमओए पढ़ा है तुम्हारे सिलेबस में एमओए? हाँ। एमओए में 7 क्लॉजेस होते हैं, आया ना? उसमें जो तुम्हारा थर्ड क्लॉज होता है वो कैपिटल क्लॉज होता है, आया ना? थर्ड, फोर्थ, पहला कौन सा? नेम क्लॉज।
फोर्थ क्लॉज तुम्हारा कैपिटल क्लॉज होगा। हाँ, इस कैपिटल क्लॉज में ना आपको लिखना होता है कि कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना होगा, और वो जो कैपिटल है ना वो है कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। मतलब कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो उतना ही कैपिटल के थ्रू पैसा रेज कर सकती है जितना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उन्होंने बोला था, जितना रजिस्ट्रेशन के टाइम में उन्होंने बोला था। अभी उसके बाद जितना उसका फेस वैल्यू होगा कंपनी का, एक मतलब फेस वैल्यू भी मेंशन करना होता है, फेस वैल्यू के हिसाब से फिर जितने नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे उतने ही शेयर्स कंपनी मार्केट में पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को ऑफर कर सकती है, पब्लिक को परचेज करने के लिए क्या कर सकती है, ऑफर कर सकती है। उतने ही शेयर्स कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। तो ऑथोराइज कैपिटल इज नथिंग बट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड बाय कंपनी। मैं ये भी बोल सकता हूं कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब वो कैपिटल या वो शेयर है जो कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी इशूड बाय अ कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑथोराइज शेयर, क्योंकि जितना शेयर्स इशू करेगी फेस वैल्यू के हिसाब से उतना ही कैपिटल रेज होगा। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ या ना? ये हो गया तुम्हारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अभी ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई इतने एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद। अच्छा सर ऑथोराइज मतलब अगर मान लो उतना कैपिटल अपन ने टच कर लिया, मान लो कंपनी ने उतना पैसा रेज कर लिया कैपिटल के थ्रू, उसके बाद कंपनी और शेयर इशू नहीं कर सकती क्या? कायदे से नहीं। यस, कायदे से नहीं। उसको क्या करना होगा, उसके लिए उसका जो कैपिटल क्लॉज होगा उसको ऑल्टर करना होगा, उसको अमेंड करना होगा, उसमें उसका कैपिटल बढ़ाना होगा, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली उसके नंबर ऑफ शेयर जो वो इशू कर सकती है वो बढ़ जाएगा और फिर कंपनी और पब्लिक को मार्केट में शेयर्स इशू कर सकती है। हरी बात समझ में, ये क्लियर हो गया। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल बोला गया कि जितना कंपनी के पास अथॉरिटी है शेयर्स इशू करने का, उसमें से जितने भी पहले दिन ही सारे शेयर्स इशू नहीं होते, कंपनी नहीं होती, कंपनी को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे इशू करती है। अच्छा कंपनी सर अगर अपन शेयर से ही पैसा इशू कर सकते हैं, पैसा रेज कर सकते हैं शेयर इशू करके, तो फिर हमको लोन लेने की क्या जरूरत, हम हमेशा हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाते जाएंगे और लोगों को शेयर, लोग क्या पागल है? जब भी तुम पैसा मांगने जाओ तुमको शेयर, तुम्हारे शेयर खरीद लेंगे, तुम्हारा परफॉर्मेंस भी तो देखेंगे कंपनी का, पहली चीज। दूसरा चीज, जो भी जिस भी तरीके से तुमको जो पैसा तुम रेज करोगे, तुमको क्या लगता है फ्री में आते पैसा? फ्री में आता पैसा नहीं। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, उसके साथ उसका एक कॉस्ट इन्वॉल्व है, और वो कॉस्ट वो है कि उसका डिविडेंड क्या है। तो तुम एफएम में ना इंटर में एक चैप्टर पढ़ोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ व्हाट, कैपिटल। और उस कैपिटल, वहां पे कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल से नहीं लिया गया, वहां पे कैपिटल का मतलब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या सोर्सेज ऑफ फंड से लिया गया। मतलब अगर तू डिबेंचर इशू करेगा ना, तेरे को उसके लिए भी कॉस्ट है। तू बैंक से लोन लेगा ना तो भी तेरे लिए एक कॉस्ट है। तू शेयर्स भी इशू करेगा तो उसके पीछे कॉस्ट छुपा हुआ है। और कंपनी अपने डिसीजन इस तरीके से लेती है कि उसको कौन से तरीके से पैसा रेज करना है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि कौन सा कहां से पैसा उठाएंगे तो परोड़ेगा कंपनी को, क्योंकि कंपनी को रिटर्न्स देने हैं। अगर शेयर होल्डर होगा तो डिविडेंड देना है, अगर लोन होगा तो इंटरेस्ट देना है ना? हाँ, तो कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपनी को परवड़ने वाला है, ये बैठ के उसका कॉस्ट एनालाइज किया जाता है और उसका कॉस्ट कैलकुलेट करके ये डिसाइड किया जाता है कि अपने को किस तरीके से पैसा रेज करना है। तो हर बारी शेयर इशू करके पैसा रेज किया जाएगा जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। क्लियर बात समझ में आ रही तुमको? हाँ। तो अभी कंपनी ने मान लिया डिसाइड किया कि अपन इतना पैसा जो है वो शेयर से इशू करेंगे, शेयर से रेज करेंगे, तो कंपनी उतने शेयर इशू करेंगी मार्केट में, है ना? हाँ। तो जितने शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इशू कर रखे हैं उसको बोला जाता है इशूड शेयर कैपिटल। उसको बोला जाता है क्या? इशूड शेयर कैपिटल। क्लियर बात समझ में आई? हाँ। ये इशूड शेयर कैपिटल कभी भी ऑथोराइज कैपिटल से ऊपर नहीं जा सकता, ये उससे कम ही रहेगा या बहुत से बहुत उसके बराबर रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जनरली देखा जाता है कि उससे कम ही होता है, क्योंकि कंपनी सारे शेयर्स अपने इशू नहीं करती, आया ना? उसके बाद ऑथोराइज हो गया, इशूड हो गया। अभी कंपनी ने जो शेयर्स इशू कर रखे, मतलब पब्लिक को ऑफर कर दी कि अरे बाबा आओ हमारे शेयर्स खरीदी करो, मतलब परचेस करो और हमको क्या कर दो, पैसा दे दो, उस पैसे से हम बिजनेस करने वाले, आया ना? तो अभी ये जो इशूड शेयर्स में से कंपनी पब्लिक जितना भी शेयर्स को परचेस कर लेती है, इसको बोला जाता है लोगों ने, पब्लिक ने उतने शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिया। क्या कर दिया? सब्सक्राइब कर दिया। तो इशूड शेयर कैपिटल में से, इशूड शेयर्स में से पब्लिक ने जितने भी शेयर्स को परचेस कर लिया, जितने भी शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, उस कैपिटल को बोला जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। उस कैपिटल को बोला जाता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। समझा? कोई दिक्कत नहीं। ऑथराइज हो गया, इशूड हो गया, सब्सक्राइब हो गया। फोर्थ बोल रहा हूं, कंपनी कभी भी अपने पैसे ना इंस्टॉलमेंट में मंगाएगी। हम अकाउंटिंग जब भी करेंगे वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? इंस्टॉलमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? इंस्टॉलमेंट। मतलब अगर मान ले 100 रुपया फेस वैल्यू है ना, तो 30 रुपया अभी मंगाया, 40 रुपया बाद में मंगाया, फिर 10 रुपया बाद में मंगाया और उसके बाद 20 रुपया बाद में मंगाया। इसका डिस्कशन आने वाले इसमें हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा या तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। लेकिन समझो कंपनी कभी भी पैसा किस में मंगाएगी? इंस्टॉलमेंट।
तो मान ले कंपनी ने 100 रुपए के फेस वैल्यू में से अभी तक 80 रुपया मंगाया हुआ। कितना मंगाया? 80 रुपया। मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए? 10,000। और उसमें से लोगों ने 10,000 शेयर को सब्सक्राइब कर दिया, तो कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल कितना हो गया? 100 रुपए का शेयर है। कैलकुलेटर लो अपने आप। 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए 100 रुपए वाले, तो व्हाट इज द इशूड शेयर कैपिटल? 10 लाख। लोगों ने 10,000 शेयर को सब्सक्राइब कर दिया 100 रुपए वाले, तो व्हाट इज द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल? 10 लाख। आया ना? मतलब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी इशूड शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन देखिए इस 100 रुपए में से, इस 100 रुपए में से कंपनी ने अभी तक 80 रुपीज ही कॉल किए हैं, मतलब 80 रुपीज ही मंगाए हैं। कितने मंगाए हैं? 80 रुपीज ही मंगाए हैं। 10,000, एक शेयर के पीछे 80 रुपया मंगाया, तो 10,000 शेयर के पीछे कितना मंगाया? 8 लाख। दिस 8 लाख इज नथिंग बट कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। दिस 8 लाख इज नथिंग बट व्हाट? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अभी कंपनी ने मंगाए हैं, कंपनी ने मंगाए। जब तक कंपनी मंगाएंगी नहीं, पब्लिक पैसा देगी नहीं। तो कंपनी ने मंगाए, पब्लिक ने पैसा दे दिया, पब्लिक ने पैसा दे दिया, तो जितना भी मंगाने के बाद जितना भी पब्लिक के पास से पैसा आएगा उसको अपन बोलेंगे क्या? पेड अप शेयर कैपिटल। जितना भी पब्लिक ने पैसा पे कर दिया उसको बोला जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, और जो अपने को बैलेंस शीट में, जो अपने को बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल देखने को मिलता है ना, वो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होता है। लेकिन हम पेड अप शेयर कैपिटल बताते हैं क्योंकि सारा पैसा आएगा जरूरी नहीं। कॉल करने के बाद 80 रुपए कॉल किया, मान ले एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 शेयर थे, एक शेयर होल्डर था। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना? 8 लाख। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना? 8 लाख। कंपनी ने पैसा मंगाया, हाँ सबने पैसा दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे उसने ना कंपनी के 20 रुपए पर शेयर नहीं दिए, उसने कंपनी के 20 रुपए पर शेयर नहीं दिए। तो 1000 शेयर इंटू 20 उसने कितना पैसा नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, 1000 शेयर इंटू 20 उसने कितना पैसा नहीं दिया? 20 लाख। 20,000, 20,000। ठीक है, सुनना ध्यान से, ये 20,000 नहीं दिया है, मतलब पेड अप कितना हो गया? 7,80,000। 7,80,000। अगर 20,000 नहीं आए तो ये 7,80,000 को बोला गया पेड अप शेयर कैपिटल। ये 7,80,000 को क्या बोला गया? और जो 20,000 कॉल करके भी नहीं आए हैं उसको बोला गया कॉल्स इन एरियर्स। जो 20,000 कॉल करके भी नहीं आए हैं उसको क्या बोला गया? कॉल्स इन। तुमको ये टर्म समझ में आ रहे क्या? पक्का ना? कोई दिक्कत? ऑथोराइज शेयर कैपिटल मतलब रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। कंपनी रजिस्टर करते समय एमओए में जो कैपिटल रजिस्टर करती है उसको ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोला जाता है। इसमें से कंपनी जितने भी शेयर्स इशू करेगी उसके फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके अपन क्या लिखेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। उसमें से जितने भी शेयर्स को पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया उसको फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके अपन क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से अपन ने, कंपनी ने जितना भी पैसा मंगाया, अभी फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट ये होगा अपना कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और उसमें से जितना भी शेयर कंपनी के थ्रू अपने को, पब्लिक के थ्रू अपने को मिला है, कंपनी को मिला है, वो होगा पेड अप शेयर कैपिटल। अगर मान ले कॉल किया और नहीं आया तो जितना नहीं आया उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स। कोई दिक्कत नहीं। तो कॉल्स इन एरियर्स माइनस करके तो अल्टीमेटली पेड अप ही दिखता है। समझा? अपन मतलब बताते कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल बताना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में, और उसके नीचे अपन लिखते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल इतने नंबर ऑफ शेयर्स थे, इतने रुपए के थे और इतना कॉल किया है। इतना कॉल किया है तो फिर आ गया तेरा कॉल्ड अप कैपिटल, उसमें से माइनस करते कॉल्स इन एरियर्स, और जो अमाउंट है वो तुमको बैलेंस शीट के फेस पे दिखता है। वो तुमको बैलेंस शीट के, तो अल्टीमेटली तुमको बैलेंस शीट के फेस पे क्या दिखता? पेड अप शेयर कैपिटल। क्या दिखता है? पेड अप शेयर कैपिटल। समझा गया? लिखाऊंगा, सारी चीजें लिखाऊंगा, डोंट वरी। एकदम इन डिटेल डिस्कशन करने वाले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज अपने को देखने का है, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पीएल का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट अपन डिस्कस करेंगे एकदम लास्ट में, जब पूरे सारे चैप्टर्स बाकी के हो जाएंगे तब। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल का हेडिंग दिया, हेडिंग दे दो, उसमें सबसे पहला लिख दो ऑथोराइज शेयर कैपिटल। लेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें लिख दो ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये फ्रीज हो गया क्या?
ऑथोराइज शेयर कैपिटल में लिखो इट इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल. ऑथोराइज शेयर कैपिटल में लिखो इट इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल. इट इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी with which it is the maximum share capital of a company with which a company is registered. With which a company is registered. With which a company is registered. Full stop. Company cannot issue any shares exceeding. A company cannot issue any shares exceeding its authorized share capital. Any shares exceeding its authorized share capital. A company cannot issue any shares exceeding its authorized share capital. Full stop. It is also known as. पास हो रहा हो गया. It is also known as nominal oblique registered share capital. It is also known as nominal oblique registered share capital. And is mentioned in capital clause of MOA. And is mentioned in capital clause of MOA. Full stop. फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखो इशूड शेयर कैपिटल. इशूड शेयर कैपिटल उसमें लिखो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स. इशूड शेयर कैपिटल रुको उसमें लिखो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स. It refers to the number of shares offered by a company for subscription. Offered by a company for subscription. Full stop. It cannot exceed authorized share capital. It cannot exceed authorized share capital. उसके बाद सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. उसके बाद सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में लिखो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स. इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स subscribed by public out of issued shares. रिपीट कर रहा हूं इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक आउट ऑफ इशूड शेयर्स. उसके बाद लिख लो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. कॉल्ड अप शेयर कैपिटल उसमें लिखो द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स. द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स subscribed. The issue price of shares subscribed is called up by the company. Full stop. The amount that has been called up till date. The amount that has been called up till date is known as called up share capital. The amount that has been called up till date is known as called up share capital. फिर नेक्स्ट लिख दो पेड अप शेयर कैपिटल. नेक्स्ट लिख दो पेड अप शेयर कैपिटल. उसमें लिखो द अमाउंट called up on subscribed shares
the amount called up on subscribed shares is to be paid by shareholders, is to be paid by shareholders. Full stop. The amount paid by shareholders, the amount paid by shareholders till date, till date is known as paid up share capital. The amount paid by shareholders till date is known as paid up share capital. फुल स्टॉप. उसी में लिखो तेरा वाला पॉइंट. द कैपिटल shown in the capital shown in balance sheet of company, the capital shown in balance sheet of company is paid up share capital. The capital shown in balance sheet of company is what? Paid up share capital. ठीक है. एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो. केपी प्राइवेट लिमिटेड, केपी प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड. केपी प्राइवेट लिमिटेड फ्रीज हो गया. हाँ लिखना है, मेरे साथ साथ लिखना है. केपी प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड with a maximum capital of rupees 10 crores, a maximum capital of rupees 10 crores divided into 1 crore equity shares, divided into 1 crore equity shares of rupees 10 each, of rupees 10 each. It offered 70 lakh shares. It offered 70 lakh shares to public for subscription. It offered 70 lakh shares to public for subscription. The investors subscribed 68 lakh shares. The investors subscribed 68 lakh shares. Full stop. On the balance sheet date, the company has called up rupees 7 per share. The company has called up rupees 7 per share, and the amount has been paid up, by all shareholders, except Mr. Poor, who didn't paid
who didn't paid, who didn't pay rupees 3 per share, rupees 3 per share on 10,000 shares held by him, on 10,000 shares held by him. रिक्वायरमेंट क्या है? शो कंप्यूटेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शो computation of share capital required for notes to accounts, required for notes to accounts. जैसे मैंने बोला कंपनी बैलेंस शीट में जो दिखाएगी उसका सारा कैलकुलेशन किधर होगा? नोट्स टू अकाउंट्स में. उसका सारा कैलकुलेशन मतलब यहाँ पे ना जब भी अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, तुमको नहीं है सिलेबस में, सिलेबस में तुमको सिर्फ फॉर्मेट है, लेकिन इंटर में जाएंगे तो एक सेपरेट टॉपिक है अपने पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी. क्वेश्चन आया तो 12 से 15 से 20 मार्क के लिए उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. उसमें तुमको बैलेंस शीट ड्रॉ करनी होती है, ड्राफ्ट करनी होती है, और बैलेंस शीट के ऑलमोस्ट हर एक आइटम के लिए एक वर्किंग नोट बनता है. और वो जो वर्किंग नोट्स अपन बनाते हैं ना उसको अपन नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट. तो उसी तरीके से नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला ही नोट होता है शेयर कैपिटल का. सबसे पहला नोट होता है शेयर कैपिटल का. वहां पे अपने को कंप्यूटेशन बताने पड़ते हैं कि कंपनी का क्या ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, क्या इशूड है, क्या सब्सक्राइब्ड है, क्या कॉल्ड अप है और क्या पेड अप. जनरली अगर इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल 10 लाख, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि कितने 70 लाख शेयर इशू किए, अगर 70 लाख शेयर सब्सक्राइब होते तो अपन एक ही हेडिंग में लिखते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. समझा क्या? हाँ. लेकिन अगर इशूड अलग है सब्सक्राइब अलग है तो अपने को अलग अलग हेडिंग में दिखाना पड़ेगा, जैसे इस क्वेश्चन में है. तो जनरली मैं बेसिकली मैं तुमको ये बताने वाला हूं कि अपन इसका प्रेजेंटेशन नोट्स टू अकाउंट्स में किस तरीके से करेंगे. आया ना? 5 मार्क का क्वेश्चन कैरी कर सकता है इंस्टीट्यूट, कुछ भी पूछ सकती है, सिलेबस का पार्ट है तो देयर आर चांसेस की आए, और इतना इजी होता है कि ये मार्क्स अपने हाथ के जाने नहीं चाहिए. अगर नहीं भी आया तो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है कि किस तरीके से शेयर्स ऑथराइज मतलब क्या, इशूड मतलब क्या, सब्सक्राइब मतलब क्या, कितना पैसा मंगाया, बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, कितना दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, वो सारी क्लैरिटी अपने को इस चैप्टर में हो जाएगी. आया ना? और इसी क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको कर लेंगे. तो अपन इसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? आपके पास जगह होगी, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहां पे लिख रहा हूं. मैं 3 कॉलम बना रहा हूं. कॉलम की हेडिंग होगी, एक काम करते, जगह का मैं 2 ही कॉलम बनाते, पर्टिकुलर्स और अमाउंट. पर्टिकुलर्स और अमाउंट एक एक हेडिंग करते जाएंगे, उसके नीचे उसका कैलकुलेशन दिखाएंगे और अमाउंट की कॉलम में उसके अमाउंट दिखाएंगे. रेडी क्या? 2 ही कॉलम बनाने, पर्टिकुलर्स और अमाउंट. चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं. सबसे पहला है, ये कौन से शेयर्स की बात हो रही है क्वेश्चन में देखना? इक्विटी शेयर्स. तो मैं यहां पे हेडिंग दे दूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल. उसमें ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, उसमें ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बोल सकते हो कितने शेयर्स? 1 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. तो अमाउंट में लिख देंगे 10 करोड़ और उसके नीचे 2 लाइंस ड्रॉ कर देंगे. दैट्स इट. नहीं बेटा, बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट है. मैं यहाँ हेडिंग दे दूं क्या? एक सेकंड. नोट्स टू अकाउंट्स.
आपको नोट्स टू अकाउंट्स का हेडिंग देने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कैलकुलेशंस मांगा है, कंप्यूटेशन मांगा है कि हर एक लेयर के हिसाब से कितना कैपिटल होगा। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल तुमको बदलते हुए दिखेगा कि ऑथोराइज कितना है, इशूड कितना है, सब्सक्राइब कितना है, इसमें सेम अमाउंट नहीं रहने वाला है, और वही कंप्यूटेशन वो तुमसे मांग रहा है। आया ना? हाँ। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना हो गया? 10 करोड़। उसके बाद बी, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा? कितने शेयर्स इशू किए? 70 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 70 लाख इंटू 10 कर दो, कितना आ जाएगा? 7 करोड़। तो मैं ये बोल सकता हूँ ₹10 करोड़, ₹7 करोड़, ₹7 करोड़। उसके बाद सी, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब कितने शेयर्स थे? 70 लाख तो इशू किए, सब्सक्राइब कितने किए? 68 लाख। तो 68 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो मैं बोल सकता हूँ ₹6.8 करोड़। 6.8 करोड़ मतलब 6 करोड़ 80 लाख। 6.8 करोड़ मतलब 6 करोड़ 80 लाख। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डी में कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और अभी थोड़ा प्रेजेंटेशन अपन कैसे करेंगे ये देखना। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कंपनी ने क्या 68 लाख शेयर्स पे, हाँ हाँ मैं लिखूंगा 68 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप, ₹7 कॉल्ड अप। 68 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप। तो अभी 68 लाख इंटू 7 करो कैलकुलेटर पे, मतलब 4.76 करोड़। 4.76 करोड़ आया ना? तो मैं यहां लिख दूंगा 4.76 करोड़। लेकिन मुझे एक बंदा था मिस्टर पुअर जिसके पास 10,000 शेयर्स थे, उसने ₹3 पर शेयर नहीं दिया। आया ना? हाँ। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। तो मैं माइनस करूंगा कॉल्स इन एरियर्स, 10,000 शेयर्स इंटू ₹3 पर शेयर। 30,000 यहां से माइनस हो जाएंगे। अभी मेरे पास आया कितना, बचा कितना? 4 करोड़ 70 मतलब 4.76 करोड़ मतलब कितना? 4 करोड़ 76 लाख। बराबर। अभी एक काम कर, कैलकुलेटर पे 76 लाख ले, सिर्फ 76 लाख ले। 76 लाख में से 30,000 माइनस कर। 76 लाख में से 30,000 माइनस कर। 75 लाख 70,000 और ऊपर 4 करोड़ ऐसी कैसे आया ना? तो ये है मेरा मतलब 4 करोड़ 75 लाख 70,000 ना, तो 4.757 करोड़ बोल सकते हैं अपन। 4 करोड़ 75 लाख 70,000। दिस इज नथिंग बट पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल समझा? पेड अप शेयर कैपिटल कैसे निकालते हैं? और ये कैपिटल 4 करोड़ 75 लाख 70,000 तेरे बैलेंस शीट में दिखेगा शेयर कैपिटल बोल। ये कैपिटल तेरे बैलेंस शीट में, अरे जो पैसा आया नहीं है उसको कैपिटल कैसे मानू? आया ना? बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते समय पेड अप शेयर कैपिटल प्रेजेंट किया जाता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कुछ नहीं समझा हो तो पूछो। अरे झेपा क्या, रुकना, एक पॉइंट खत्म करते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट, कोई दिक्कत?
हेवी हो गया क्या? कुछ टाइम पास नहीं होगा। सुन ना, बेसिक कंसेप्ट मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता, लिखा था कल लगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट में एक ही पॉइंट बचा है, हमको क्या करना है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स को अपन ने प्रॉपर समझ लिया कि कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, क्या डिफरेंस है, क्या लेयर्स है, और उसका कैसा अपन प्रेजेंटेशन करते हैं। इसके बाद है डिबेंचर्स, छोटा सा पॉइंट है, इसके बाद ही अपना चालू हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट, इशू और इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये जो चैप्टर है आया ना। तो मेरे बेसिक कंसेप्ट में मेरे को तुमको कवर कराने के लिए एक ही पॉइंट बचा है, डिबेंचर्स। सुन, कंपनी को अगर पैसे चाहिए, कंपनी को अगर पैसे चाहिए तो जरूरी नहीं वो हमेशा शेयर्स इशू करे, वो डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। हाँ, तो कंपनी डिबेंचर्स इशू करके क्या ले सकती है, पैसा ले सकती है लोगों से। जिनके पास कंपनी के डिबेंचर्स है उनको डिबेंचर होल्डर्स बोला जाता है, जिनके पास कंपनी के डिबेंचर्स है उनको डिबेंचर होल्डर्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे शेयर होल्डर्स को अपन ने बोला कि तुम पैसे दे रहे तो तुमको रिटर्न में हम कुछ तो देंगे, आया ना। हाँ, उसी तरीके से डिबेंचर होल्डर्स को अपन बोलेंगे कि हम भी आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न में देंगे। शेयर होल्डर्स को रिटर्न में जो देते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं अपन उनको, है ना। हाँ, तो उसको बोला गया डिविडेंड। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है क्या? नहीं, डिबेंचर होल्डर्स को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया जाता। डिबेंचर होल्डर को प्रॉफिट में हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि वो कंपनी के ओनर्स नहीं है, वो कंपनी के ओनर्स नहीं है। सर ओनर नहीं है तो क्या हो, मतलब क्या है फिर, उन्होंने तो पैसा दिया है, उन्होंने अपने को जो पैसा दिया है ना, अपन उसको डेट बोल के दिखा देगा। कंपनी क्या बोल के दिखाते हैं? डेट, मतलब लाइबिलिटी, मतलब क्या? लाइबिलिटी। आउटसाइडर्स है वो कंपनी के लिए, उन्होंने कंपनी को खाली लोन दे रखा है, ऐसा समझ लो। तो जब भी अपन कंपनी को कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इशू करती है ना, वो जो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है, इट इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट टू द कंपनी। समझा गया कि हमने आपसे इतना पैसा लिया है, इन रिटर्न हम आपको इसके बदले इतना इतना परसेंटेज का जो भी रहेगा वो क्या देंगे, क्या देंगे? अरे अगर डेट है, अगर लोन है, तो बदले में क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे, हम आपको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। और जैसे अपना लोन है, लोन एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रीपे किया जाता है, तो उसी तरीके से इन डिबेंचर होल्डर्स को भी एक फिक्स पीरियड के बाद उनका पैसा वापस दे दिया जाएगा। जो पैसा वापस दे दिया जाएगा टेक्निकली बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और इसके रिलेटेड अपने पास एक सेपरेट स्पेसिफिक टॉपिक है, चैप्टर है, जिसमें अपने को डिबेंचर्स की रिडेम्पशन की अकाउंटिंग कैसे करनी है ये सीखनी है। समझा गया? हाँ, तो एक फिक्स पीरियड के बाद इनको डिबेंचर्स को रीपे कर दिया, डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा रीपे कर दिया जाएगा। लोन है भाई, लोन रीपे करना होता है ना। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने तुमको समझाया कि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं इनको भी इंड एस बोलता है कि इसको लाइबिलिटी बोल के दिखा, कैपिटल बोल के मत दिखा। क्यों? क्योंकि यार एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इसको रीपे करना है, और अगर रीपे करना है तो वो एक टाइप का लोन ही हो गया ना तेरे लिए। और एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड कैरी कर रहा है, वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नथिंग, इट इज नथिंग बट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जैसे ही क्वालिटीज है उसमें, इंटरेस्ट जैसे ही क्या है उसमें? क्वालिटीज। और जैसे बाकी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद कैपिटल को रीपेमेंट की बारी आएंगी, तो सबसे पहले इसको पे किया जाएगा, मतलब बाकी लाइबिलिटीज के साथ साथ इसको भी पे किया जाएगा ना, आया ना। कुछ बचा तो इक्विटी से, तो उसके पास सारे क्वालिटीज एक डेट के जैसे। इस वजह से इंडेस मतलब फाइनल में, वो फाइनल का सिलेबस है, वहां पे तो नॉलेज अब बीच दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा अपने को इंडेस अपने को कब काम आएगा? कॉर्पोरेट के कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझा? क्या अपन ये पढ़ क्या रहे, कंपनी अकाउंट ही पढ़ रहे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सिर्फ हिंट दे के रखा तुमको। झेपा झेपा नहीं झेपा छोड़ दे, मैं कुछ तो ऐसे बड़बड़ कर दिया, समझ लेना ध्यान से। डिबेंचर के बारे में मैंने क्या बोला? इट इज नथिंग बट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। कंपनी लोन लेती है, लोन के जैसा इसको ट्रीट करती है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इसको रीपे कर दिया जाएगा, और जब तक इसको रीपे नहीं किया जा रहा उतने पीरियड के लिए इसको पीरियोडिकली क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। ये इंटरेस्ट का रेट जो है ये फिक्स्ड होता है। ये कंपनी के ओनर्स नहीं है, ये कंपनी के क्या है? क्रेडिटर्स है, लेंडर्स है। आई बात समझ में? हाँ, डिबेंचर जिसके पास है उसको कंपनी का डिबेंचर होल्डर बोला जाता है। क्लियर? पक्का? दैट्स डिबेंचर्स में इतना पढ़ना था, 5 लाइनें कल लिखाऊंगा, और फिर अपन फर्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे कल से। कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट है क्या? डाउट होगा तो पूछो, शूट करो। चलो, अगर नहीं है तो अपन रुकेंगे, आज के लिए इतना ही। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय बाय।